कल्पना कीजिए कि एक मरीज बहुत ही गंभीर स्थिति में डॉक्टर के पास जाता है। उसका लिवर खराब हो रहा है, गॉल ब्लैडर ने लगभग काम करना बंद कर दिया है और शरीर की कोशिकाएं तेजी से नष्ट हो रही हैं। जो कि एक बहुत ही गंभीर मेडिकल स्थिति है। बिल्कुल। तो डॉक्टर दुनिया भर के स्कैन करवाता है, एक्सरे, एमआरआई, मतलब सब कुछ, लेकिन रिपोर्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं निकलता। कोई बाहरी बीमारी नहीं दिखती? जी बिल्कुल नहीं। मेडिकल साइंस के हिसाब से उस शरीर के हार्डवेयर में कोई तकनीकी खराबी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी शरीर टूट रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने हाल ही में अपने जीवन साथी को खोया है। ओहो, मतलब वो एक गहरे दुख और अवसाद से गुजर रहा है। हाँ बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अदृश्य सी भावना, एक निराकार दुख किसी इंसान के भौतिक अंगों को कैसे नष्ट कर सकता है। मानव मन एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक न तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है और न ही मनोविज्ञान। सही कहा आपने। देखिए, जब हम मन की बात करते हैं तो विज्ञान की वो एक्सरे मशीन या उनका वो ब्लैक एंड व्हाइट नजरिया पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। जी, आधुनिक विज्ञान अक्सर सिर्फ लक्षणों को देखता है, लेकिन उस मूल कारण तक नहीं पहुंच पाता जो हमारे इस भौतिक शरीर से कहीं परे है। और इसीलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज हम एक बहुत ही खास और गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले सनातन संदेश यूट्यूब चैनल की ओर से सभी श्रोतागण का इस विशेष गहन चर्चा में हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई सामान्य लेख या रिसर्च पेपर नहीं है। आज की ये पूरी चर्चा आदरणीय श्री यूके झा सर द्वारा लिखित एक अत्यंत विश्वव्यापी और गूढ़ ग्रंथ द लॉस्ट हॉराइजन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ली गई है, जो कि सच में एक मास्टरपीस है। जी, और विशेष रूप से हमारी ये चर्चा इस महान पुस्तक के 5वें अध्याय, जिसका शीर्षक है माइंड इन द मिरर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उससे संलग्न है। ये ग्रंथ अपने आप में एक मील का पत्थर है और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस विषय पर आज हम जो भी विशिष्ट और क्रांतिकारी विचार साझा करने वाले हैं वो पूरी तरह से श्री यूके झा सर की ही देन है। बिल्कुल। उन्होंने सच में एक महान ज्ञान को हमारे सामने रखा है। तो आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य या कहें कि मिशन यही है कि हम आधुनिक मनोविज्ञान की सीमित सीमाओं से आगे बढ़ें और श्री झा सर के नजरिए से वैदिक ज्योतिष के दर्पण में मन की वास्तविक प्रकृति को गहराई से समझें। ओके, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब स्रोत को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि आज के आधुनिक न्यूरोलॉजिस्ट्स और मनोवैज्ञानिक असल में मन को मानते क्या हैं। हाँ, उनका नजरिया काफी भौतिक है। बिल्कुल। श्री झा सर के अनुसार पश्चिमी विज्ञान की सबसे बड़ी सीमा यही है कि वे मन को केवल मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा भर मानते हैं। सही कहा। वो सोचते हैं कि जैसे लिवर से पित्त निकलता है या पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है, वैसे ही ये मन भी मस्तिष्क का एक शारीरिक स्राव या बस एक सिक्रीशन मात्र है। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। श्री यूके झा सर ने अपने ग्रंथ में बहुत ही तार्किक ढंग से विज्ञान की इस भ्रांति का विश्लेषण किया है। उनका तर्क है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार मन मस्तिष्क से बिल्कुल अलग एक अमूर्त सत्ता है, मतलब वो इंटेंजिबल है। यानी मस्तिष्क और मन एक नहीं है? बिल्कुल नहीं। मस्तिष्क मन नहीं है। मस्तिष्क केवल एक भौतिक उपकरण है, एक तरह के कंट्रोल स्टेशन की तरह, और हमारा मन इस कंट्रोल स्टेशन का उपयोग हमारे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए करता है। अरे वाह! श्री झा सर कहते हैं कि मन असल में पूरे शरीर पर हावी है और हमारा भौतिक शरीर पूरी तरह से इसी अमूर्त सत्ता के अधीन काम करता है। जी, और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में उस युवा महिला का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है, जिसका जिक्र मैंने एकदम शुरुआत में किया था। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। श्री झा सर बताते हैं कि उस महिला का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद था, लेकिन पति की अचानक मृत्यु के बाद वो बहुत ही गहरे अवसाद में चली जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गहरा दुख कोई वायरस या बैक्टीरिया तो था नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो उसके मन की एक अवस्था थी। जी, लेकिन इस अमूर्त मानसिक अवस्था ने उसके भौतिक शरीर को अंदर ही अंदर नष्ट करना शुरू कर दिया। उसे लिवर और गॉल ब्लैडर की गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं। और ये उदाहरण एकदम स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि श्री झा सर के अनुसार मन और शरीर का असली संबंध क्या है। ये शरीर की कोशिकाएं नहीं थी जिन्होंने वो बीमारी पैदा की। तो फिर क्या था? बल्कि ये वो गहरा मानसिक आघात था जिसने मन के काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया।
उस नकारात्मक ऊर्जा ने मस्तिष्क के कंट्रोल स्टेशन को ऐसे गलत सिग्नल भेजे कि शरीर के एकदम स्वस्थ अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया। बाप रे! इस पुस्तक के अनुसार ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मन ही शरीर का असली मालिक है और शरीर केवल वो भौतिक ढांचा है जो मन के आदेशों को भुगतता है, चाहे वो आदेश अच्छे हों या बुरे। यहाँ मेरे दिमाग में एक दिलचस्प एनालॉजी आ रही है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारा भौतिक शरीर एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है, हमारा मस्तिष्क उसका प्रोसेसर है, लेकिन हमारा मन वो सॉफ्टवेयर या ऑपरेटर है? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसे समझने का। मतलब अगर ऑपरेटर ही सिस्टम में गलत कमांड देने लगे तो दुनिया का सबसे बेहतरीन हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं रहता, है ना? ये तुलना काफी हद तक सही है, लेकिन श्री यू के झासर के नजरिए से हमें इसे थोड़ा और गहराई से देखना होगा। देखिए, मन केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं है जो बस पहले से प्रोग्राम कर दिया गया है। अच्छा, तो फिर क्या है? यह एक जीवंत ऑपरेटर है। आधुनिक विज्ञान के साथ दिक्कत यह है कि वे ऑपरेटर की गड़बड़ी को हार्डवेयर में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वे न्यूरॉन्स और रसायनों में मन को खोज रहे हैं, जो कि असंभव है। बिल्कुल। वे केवल उस व्यवहार का अध्ययन करते हैं जो भौतिक रूप से सामने दिखाई देता है, लेकिन उस व्यवहार के पीछे जो अदृश्य मन बैठा है, जो असल में फैसले ले रहा है, उसे वे न्यूरोलॉजी के सीमित दायरे में बांध देते हैं। तो इसका वास्तव में क्या अर्थ है? मेरा मतलब है, अगर मन इतना ही अमूर्त और अदृश्य है तो श्री यू के झांसर के अनुसार हम इसे जन्म कुंडली या भौतिक रूप में कैसे देख सकते हैं? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब क्या हम सच में इस निराकार चीज को किसी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और यहीं पर श्री झांसर का ज्ञान हमें एक एकदम नया दृष्टिकोण देता है। उनके अनुसार जन्म कुंडली में लग्न संपूर्ण शरीर का और विशेष रूप से सिर का प्रतिनिधित्व करता है। सिर यानी हमारा हेड? हाँ, सिर जो हमारी सचेतन विचार प्रक्रिया का केंद्र है। जब हम किसी से बात करते हैं, तर्क करते हैं या दिन प्रतिदिन के जो भी फैसले लेते हैं, तो वो हमारा जागृत मन है जो लग्न के माध्यम से काम कर रहा होता है। और शायद यहीं से बात चेहरे तक पहुंचती है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव चेहरे और आंखों का प्रतिनिधित्व करता है। जी। अब आमतौर पर तो हम दूसरे भाव को धन या वाणी से ही जोड़ते हैं, लेकिन श्री झा सर ने इसे सीधे मन से जोड़ दिया। ये मुझे बहुत ही रोचक लगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्री यू के झा सर ने चेहरे को मन का एक अत्यंत संवेदनशील रजिस्टरिंग डिवाइस कहा है। रजिस्टरिंग डिवाइस मतलब एक स्क्रीन की तरह? एकदम सही। आप इसे एक डिस्प्ले स्क्रीन की तरह समझ सकती हैं। मन में जो भी विचार या भावनाएं उठती हैं, चाहे वो डर हो, खुशी हो, दुख हो या फिर नफरत हो, वे सबसे पहले चेहरे और विशेषकर आंखों पर स्पष्ट रूप से अंकित हो जाती हैं। हाँ, ये तो हमने अक्सर देखा है। आपने ध्यान दिया होगा, जानवरों के पास कोई बोली जाने वाली भाषा नहीं होती, फिर भी वे एक दूसरे की आंखों में देखकर इरादे समझ लेते हैं। बिना बोले ही आंखें मित्रवत या शत्रुतापूर्ण संकेत दे देती हैं। जी बिल्कुल। तो श्री झा सर समझाते हैं कि ये सब दूसरे भाव से संचालित होता है, जो हमारे उस अदृश्य मन का एक दृश्य दर्पण है। क्या बात है! मतलब हम जो कुछ भी अंदर महसूस कर रहे हैं, हमारा दूसरा भाव उसे पूरी दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में ग्रहों का क्या रोल है, विशेषकर चंद्रमा का, जिसे ज्योतिष में अक्सर मन से जोड़ा जाता है? श्री झा सर हमें याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक राशि चक्र में चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है और ये चौथा भाव ही मन का वास्तविक निवास स्थान है, भावनाओं का केंद्र, राइट? जी। चंद्रमा हमारे मूड, हमारी संवेदनाओं को पूरी तरह नियंत्रित करता है। इसके अलावा इस ग्रंथ में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बृहस्पति का भी उल्लेख किया गया है। बृहस्पति? वो तो ज्ञान का ग्रह माना जाता है ना, उसका मन की कार्यप्रणाली से क्या सीधा संबंध हो सकता है? श्री झा सर के शोध के अनुसार यदि लग्न और लग्नेश मजबूत हों और उन पर एक शुभ बृहस्पति का प्रभाव हो, तो व्यक्ति के अंदर ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की अद्भुत क्षमता पैदा होती है। ESP यानी छठी इंद्री, चीजों को पहले से भाप लेना। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि जब मन यानी चंद्रमा और चौथा भाव और सचेतन विचार यानी लग्न, इन पर बृहस्पति की उच्च और सात्विक ऊर्जा पड़ती है, तो मन भौतिक इंद्रियों से परे जाकर सूचनाएं ग्रहण करने लगता है। अरे वाह! व्यक्ति को आने वाले खतरों या घटनाओं का पहले से आभास होने लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान शायद इसे महज एक संयोग कह दे, लेकिन श्री झा सर ने स्पष्ट किया है कि यह ज्योतिषीय रूप से एक बहुत ही सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली है।
तो एक तरफ हमारे पास लग्न है जो जागृत मन है, चौथा भाव है जो भावनाओं का घर है, और चंद्रमा व बृहस्पति जैसे ग्रह हैं जो इसे दिशा दे रहे हैं। एकदम सही। अब अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाएं, अगर मन के इतने रूप हैं, तो क्या हमारे अंदर कोई ऐसा छिपा हुआ मन भी है जिसे हम खुद भी नहीं जानते? हाँ, ये बहुत ही गहरा सवाल है। मेरा मतलब है, जब हम मनोविज्ञान की गहराइयों और वैदिक ज्योतिष की तुलना करते हैं, तो श्री झा सर का नजरिया इस पर क्या कहता है? ये इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा और शानदार हिस्सा है। देखिए, अगर हम पश्चिमी मनोविज्ञान की बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, फ्रॉइड के बिना तो मनोविज्ञान अधूरा है। बिल्कुल। फ्रॉइड ने मन के मॉडल को 3 हिस्सों में बांटा था: चेतन यानी कॉन्शियस, अवचेतन यानी सबकॉन्शियस, और अचेतन यानी अनकॉन्शियस। जी। पश्चिमी दुनिया में इस विचार को मानव मन को समझने की एक बहुत बड़ी क्रांति माना गया। लेकिन श्री यूके झा सर ने अपने ग्रंथ में ये तर्क प्रस्तुत किया है कि वैदिक ज्योतिष इन अवधारणाओं को सदियों पहले से और कहीं अधिक सटीकता और विस्तार से समझता है। तो श्री झा सर ने फ्रॉइड के इन 3 स्तरों को जन्म कुंडली के भावों में कैसे दर्शाया है? उन्होंने इसे बहुत ही स्पष्टता से डिकोड किया है। पहला है लग्न। ये हमारा चेतन मन है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है। हाँ, ये वह मन है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, तर्क करते हैं और अपने आसपास की भौतिक वास्तविकता के साथ जुड़ते हैं। यह है फ्रॉइड का कॉन्शियस माइंड है। समझ गई। दूसरा है छठा भाव, जिसे श्री झा सर ने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस कहा है। रुकिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। छठा भाव, जहां तक मैं समझती हूँ, पारंपरिक ज्योतिष में लोग छठे भाव को सिर्फ बीमारी, कर्ज या दुश्मनों का भाव मानते हैं। बिल्कुल, आम धारणा यही है। तो यहाँ अचानक से ये मनोविज्ञान का हिस्सा कैसे बन गया? अवचेतन मन कैसे? और यही श्री झा सर की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी अंतर्दृष्टि है। वे समझाते हैं कि हमारे जो दुश्मन या बीमारियां हैं वो सिर्फ बाहर नहीं होते। छठा भाव असल में हमारे भीतर चल रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान है। मतलब हमारे अंदर की लड़ाई? जी, ये वह जगह है जहां हमारी दबी हुई इच्छाएं, झूठी प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और सबसे महत्वपूर्ण माया निवास करती है। ओह! जो बातें हम अपने चेतन मन यानी लग्न से छुपाना चाहते हैं, हमारी जो भी कुंठाएं या असुरक्षाएं हैं, वे सब इस छठे भाव के अवचेतन अंधेरे में जमा होती रहती हैं। ये भाव हमारी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं के बीच एक निरंतर संघर्ष पैदा करता है। ओह, अब मुझे समझ में आया। यानी बाहरी दुश्मन तो बहुत बाद में आते हैं। छठा भाव असल में हमारे अपने ही दिमाग के उन हिस्सों को दर्शाता है जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हमारी खुद की एंग्जाइटी। और तीसरा स्तर अचेतन मन, या जिसे फ्रॉइड ने इड कहा था, वो जगह जहां हमारी सबसे आदिम और बेकाबू इच्छाएं रहती हैं। वो है जन्म कुंडली का 8वां भाव। श्री यूके झा सर बताते हैं कि ये हमारा अचेतन मन है, और यकीन मानिए ये कोई साधारण जगह नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे पिछले कई जन्मों के अकल्पनीय रहस्यों का, दमित पार्श्विक प्रवृत्तियों का, गहरी कामुकता और उन तमाम वृत्तियों का एक विशाल, गहरा और डरावना भंडार है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। क्या हम कह सकते हैं कि 8वां भाव हमारे फोन में चलने वाले उस बैकग्राउंड ऐप की तरह है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो लगातार बैटरी चूस रहा होता है? अरे वाह, क्या बात है। मतलब हमें पता ही नहीं होता कि अंदर ही अंदर कोई और प्रोग्राम चल रहा है जो हमारे आज के फैसलों को प्रभावित कर रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। श्री झा सर के अनुसार 8वां भाव बिल्कुल उसी बैकग्राउंड ऐप की तरह काम करता है, और यहीं पर पश्चिमी मनोविज्ञान और वैदिक ज्योतिष के बीच का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। वो कैसे? श्री झा सर तर्क देते हैं कि पश्चिमी मनोविज्ञान, चाहे वो फ्रॉइड हो या जंग, वे केवल इसी एक जन्म के अनुभवों, इसी जन्म के बचपन के ट्रॉमा या कुंठाओं तक सीमित रह गए। हाँ, उनकी रिसर्च बस एक ही जीवन तक है। बिल्कुल। लेकिन वैदिक ज्योतिष मनुष्य के मन को पिछले कई जन्मों के कार्मिक एनर्जी सिग्नेचर से जोड़कर देखता है, यानी कर्मों की संचित ऊर्जा। मतलब 8वां भाव केवल इसी जन्म का कूड़ादान नहीं है, बल्कि यह अनगिनत जन्मों के कर्मों और डरों का एक विशाल रिकॉर्ड रूम है। एकदम सटीक। इस पुस्तक के अनुसार जब तक आधुनिक मनोविज्ञान मन को केवल वर्तमान जीवन की घटनाओं और दिमाग की न्यूरॉन गतिविधि तक सीमित रखेगा, वो पूरी तस्वीर कभी नहीं देख पाएगा। जी।
श्री झा सर बताते हैं कि ये अचेतन मन जो कि 8वां भाव है और अवचेतन मन जो कि 6ठा भाव है, यही दोनों अंदर ही अंदर हमारे जागृत मन को नचा रहे हैं। बाप रे, ये तो थोड़ा डरावना है ना? हमारी कई आदतें, हमारे अचानक पैदा होने वाले डर या इच्छाएं जिनका कोई तार्किक कारण नहीं होता, वे इसी 8वें भाव की गहराइयों से आ रही होती हैं। तो ये तो एक तरह का बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह हो गया। अगर हम इंसान 6ठे भाव की माया और कुंठाओं और 8वें भाव के पिछले जन्मों के डरावने कर्मों से हर तरफ से घिरे हुए हैं, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है, बिल्कुल है। क्या श्री यूके झा सर ने इस चक्रव्यूह से निकलने का, आत्म साक्षात्कार का या मन की शुद्धि का कोई मार्ग सुझाया है, या हम बस इसी में फंसे रहेंगे? नहीं, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट मार्ग सुझाया है और यहीं पर यह ग्रंथ निराशा और डर से निकालकर हमें एक परम आशा की ओर ले जाता है। अच्छा। इस उलझन को सुलझाने के लिए श्री झा सर ने भारतीय दर्शन के सबसे सूक्ष्म सिद्धांत को सामने रखा है, और वो है मन और चित्त का भेद। मन और चित्त, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? आमतौर पर बातचीत में तो हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। हाँ, पश्चिमी दुनिया अक्सर इन दोनों को एक ही मानती है, लेकिन वैदिक दर्शन में इनमें बहुत बड़ा अंतर है। श्री झा सर स्पष्ट करते हैं कि चित्त एक अपरिवर्तनीय, अनंत और शुद्ध चेतना है। प्योर कॉन्शियसनेस। जी, यह हमारी आत्मा का वास्तविक स्वभाव है, जबकि मन केवल एक भौतिक शक्ति है जो इस चित्त के ऊपर एक आवरण या पर्दे की तरह काम करती है। अच्छा, अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो क्या हम कह सकते हैं कि चित्त एकदम साफ और शांत झील के पानी की तरह है और मन वो कीचड़ या लहरें हैं जो हम उस पानी में फेंकते रहते हैं? बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। मतलब जब तक पानी में कीचड़ घुलता रहेगा, हमें झील की गहराई और उसकी असली शुद्धता कभी नहीं दिखेगी। एकदम सटीक। जब तक मन अशुद्ध है, यानी जब तक वो 6ठे और 8वें भाव की वासनाओं, ईर्ष्या और कर्मों के कीचड़ से भरा है, तब तक चित्त ढका रहता है। हम अपनी असली चेतना को नहीं पहचान पाते। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये अशुद्धि, ये कीचड़ साफ कैसे होगा? जन्म कुंडली में वो कौन सा स्थान या भाव है जो फिल्टर का काम करता है और हमें इस मानसिक भवसागर से पार ले जाता है? इसके लिए श्री यूके झा सर ने जन्म कुंडली के 11वें भाव का बहुत ही गहराई से और एकदम नए दृष्टिकोण से वर्णन किया है। 11वां भाव? जी, उन्होंने इस 11वें भाव को भवसागर या एस्ट्रल सी का नाम दिया है। उनके अनुसार यह वह राजमार्ग है, वह ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण का बिंदु है जो मनुष्य को 8वें भाव की वासनाओं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त करता है। ये सच में चौंकाने वाला है। क्यों? क्योंकि आम ज्योतिष में तो 11वें भाव को सिर्फ लाभ भाव, इनकम, पैसे या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है, और आप कह रहे हैं कि श्री झा सर के अनुसार ये मुक्ति का मार्ग है? बिल्कुल। श्री झा सर के उच्च स्तरीय शोध के अनुसार 11वां भाव केवल चंद सिक्कों या भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है। हाँ। जब 11वें भाव की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर काम करती है तो यह चेतना के उत्थान का मार्ग बन जाती है। यह वह स्थान है जहां 8वें भाव का अंधकार और 6ठे भाव का संघर्ष आकर विलीन हो जाते हैं। क्या बात है! जब व्यक्ति इस भवसागर को पार करने की दिशा में बढ़ता है तो उसका मन शुद्ध होने लगता है और वह उच्च कोटि के अलौकिक आनंद और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। 11वां भाव हमारी आत्मा को बंधनों से मुक्त करने का अंतिम द्वार है। ये सच में अद्भुत है। इस पूरी चर्चा ने जन्म कुंडली को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। अगर हम इसे समेटना चाहें तो श्री झा सर का तर्क ये है कि आधुनिक मनोविज्ञान केवल हमारी बाहरी आदतों का अध्ययन करता है और उसी में उलझकर रह जाता है। बिल्कुल। वह हमें हमारी कमियों के साथ बस जीना सिखाता है, लेकिन श्री यूके झा सर का ये वैदिक ज्योतिष दर्शन हमारे अंतर्मन की सबसे गहरी परतों को खोलकर न सिर्फ बीमारी का कारण बताता है, बल्कि अंततः आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यही इस ग्रंथ की महानता है। यह सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, यह असल में हमारे इवोल्यूशन का टूल है। तो आज के इस अविश्वसनीय और गहरी चर्चा को समेटते हुए आइए श्री यूके झा सर के इस महान ज्ञान को एक बार फिर से संक्षेप में जन्म कुंडली के भावों से जोड़कर देखते हैं। जी, ये श्रोताओं के लिए बहुत मददगार होगा, ताकि हमारे श्रोताओं के मन में ये स्पष्ट रूप से अंकित हो जाए कि मन के विभिन्न स्तर स्रोत के हिसाब से कैसे काम करते हैं। सबसे पहले है हमारा लग्न यानी फर्स्ट हाउस, जो हमारा जागृत और चेतन मन है, जिससे हम रोजमर्रा की दुनिया का सामना करते हैं।
फिर आता है चतुर्थ भाव। जो हमारी भावनाओं का और मन का मूल निवास स्थान है। जी। इसके बाद है छठा भाव, जो हमारा अवचेतन मन है, जहां हमारी सारी दमित इच्छा है, आंतरिक संघर्ष और माया का वास होता है। बिल्कुल सही। और भी गहरा जाए तो मिलता है आठवां भाव, हमारा अचेतन मन, जो हमारे पिछले अनेक जन्मों के कर्म, संस्कारों और गहरे डरावने रहस्यों का विशाल सागर है। एकदम सच। और अंततः हमारे पास है 11वां भाव, जो वो भव सागर है जहां से इन सभी बंधनों से मुक्ति और उच्च चेतना का मार्ग खुलता है। इस संपूर्ण यात्रा को, इन भावों के आपसी संबंध को समझना ही असल में खुद को समझना है। बिल्कुल। और यहाँ इस चर्चा का अंत करते हुए मैं हमारे सभी ज्ञान पिपासु श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। जरा इस बात पर गहराई से विचार कीजिएगा। जी। अगर हमारा आज का ये जागृत और चेतन मन अनजाने में हमारे पिछले जन्मों के 8वें भाव में छिपे अचेतन कर्मों और ऊर्जाओं द्वारा ही संचालित हो रहा है, तो क्या हम वास्तव में आज अपने निर्णय खुद ले रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हमारे रिश्ते पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है, या फिर हम सिर्फ अपनी पिछली कार्मिक एनर्जी का एक विस्तार मात्र हैं, जो किसी कठपुतली की तरह इस जन्म में बिना जाने बस अपना किरदार निभा रही हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है। सनातन संदेश यूट्यूब चैनल की ओर से इस विशेष और गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध है और कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही गूढ़ और रहस्यमय विषय के साथ। अपना और अपने मन का ख्याल रखिएगा।